Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is Wittig rearrangement reaction. And I would like to mention that there is a huge difference between Wittig rearrangement and Wittig reaction. ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपसे जो पूछा गया है, जो आपको करने के लिए कहा गया है, सिलेबस का हिस्सा है, दैट इज नॉट विटिंग रिएक्शन. ठीक है, आपके सिलेबस का हिस्सा क्या है? विटिग रिएक्शन. दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये चीज मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन की है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो हैं उसके अंदर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो विटिंग कर रहे हैं, ये विटिंग रिएक्शन कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है. आप लोग विटिंग रिएक्शन को ही रिएक्शन की जगह काट के रीअरेंजमेंट लिख देते हो और इस तरह टॉपिक कवर कर रहे हो. ठीक है, दैट इज नॉट द राइट वे. वो एक कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन है और इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मेक एन अदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ऑन विटिंग रिएक्शन, सो दैट कि आप लोगों को दोनों का कितना ज्यादा दोनों में फर्क है ये पता चल सके. बट फॉर नाउ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इन दोनों के बारे में बताती चलूंगी ताकि आप दोनों को आपस में कंपेयर कर सको खुद से. ओके, सो विटिंग रिएक्शन में क्या है, इसके अंदर आइदर स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, पहले एल्डिहाइड, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमें प्रोडक्ट देता है अल्कीन. ठीक है, अब आपने देखना है, आपने खुद कंपेयर करना है. अब जो विटिग रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसमें क्या होता है कि जो ईथर एज अ स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ईथर. और इससे प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? अल्कोहल. ठीक है, अब आप खुद देखो कि दोनों के स्टार्टिंग मटेरियल कंप्लीटली डिफरेंट है, दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं. इसी तरह दोनों के अंदर जो एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं या एज अ सेकेंड रिएक्टेंट यूज करते हैं वो भी completely different है. So there is not a single similarity between these two reactions. So I WK so WI दोनों के फर्स्ट स्टार्टिंग बल्कि फर्स्ट 4 स्टार्टिंग लेटर्स दोनों के सेम हैं. अदरवाइज वो विटिंग है और ये विटिग है. हमने क्या करना है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है विटिग रिएक्शन. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो विटिग रीअरेंजमेंट रिएक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी ताकि वो आप लोगों को फिर समझने में आसानी हो. उसमें फर्स्ट क्या है, दैट इज कार्बेनाइन. कार्बेनाइन क्या होता है? जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो दिस इज कार्बेनाइन. सेकेंड, आपकी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के नाम के अंदर वर्ड यूज हुआ है रीअरेंजमेंट. ठीक है, what are rearrangement reactions? So rearrangement reactions वो reactions होते हैं जिसके अंदर एक एटम, ठीक है, either it can be one atom or a group of atom rearrange कर जाते हैं, एक जगह से माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे पॉइंट पर. एक ही कंपाउंड के अंदर एक जगह से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाते हैं. सो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. लेट्स से दिस इज द कंपाउंड. इसके अंदर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं उसको कहते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप. माइग्रेटिंग ग्रुप एक एटम से, एक ही मॉलिक्यूल के एक एटम से माइग्रेट करके चला जाता है दूसरे एटम के पास. ठीक है, अब आप देखो ये एक सारा जो मैंने ड्रॉ किया था ये सारा लेट सपोज एक ही मॉलिक्यूल था. ठीक है, सो इसके अंदर जो ए एटम है, स्मॉल ए एटम है, वो मूव कर माइग्रेट करके चला गया कैपिटल बी के पास.
अब आपको ये तो पता चल गया जो माइग्रेट करे वो क्या कहलाता है, माइग्रेटिंग ग्रुप। अब जिस पॉइंट से वो माइग्रेट करता है उसे कहते हैं माइग्रेटिंग ओरिजिन। जिस पॉइंट पर माइग्रेट करता है दैट इज कॉल्ड माइग्रेटिंग टर्मिनस, माइग्रेटिंग टर्मिनस। ठीक है, इसके बाद एक चीज, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, ईथर मैं अब डिफाइन करने लगी हूँ। ठीक है, ईथर जो है, ईथर ऑन रिएक्शन, ether on reaction with alkyl lithium rearrange to give alcohol. This is the definition of Wittig rearrangement reaction. So, अब देखो इसके अंदर पहली चीज क्या है, ईथर। so, ईथर का ROR, दिस इज ईथर। देन सेकेंड क्या चीज यूज कर रहे हैं, अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम अब देखो दिस, और बन क्या रहा है हमारे पास, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है उसके लिए मैं सिंपल, अल्कोहल के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप होता है। सो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, अल्कोहल। अब यहाँ पर मैंने इसका पीछे का अल्कोहल किस पॉइंट पर ये जाकर OH ग्रुप लगेगा वो इसलिए नहीं बताया कि वो आफ्टर आप रीअरेंजमेंट देखोगे इधर वो चीज अभी हम एक्सप्लेन नहीं करें। ओके, सो यहाँ पर अब क्या है, आपको आगे फर्दर जाने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए, दिस अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम में क्या है, लिथियम जो है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, लिथियम कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इसके पीछे जो है वो फर्दर जो है चेन हो सकती है। ठीक है, सो अब मैं इसको एक कार्बन को हाईलाइट करने के लिए इधर इसको हाईलाइट कर दिया और इसके पीछे R लगा दिया। सो अब ये जो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिथियम इज हाईली पोलराइज्ड। वजह उसकी क्या है, बिकॉज दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू लिथियम। बल्कि ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे कि ये ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ये रिजेंबल करना स्टार्ट कर देती है कार्बन आयन से। और कार्बन आयन क्या था, टोटली नेगेटिवली चार्ज था। सो बेसिकली इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। बट एट द एंड ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है कि इट स्टार्ट रिजेंबलिंग विद कार्बन आयन। अब यहीं पर इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। और सेकंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस ये एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, इसकी एक रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर यहाँ पर इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव और लिथियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो यानी कि कार्बन आयन बन जाता है और एक हमारे पास लिथियम आयन बन जाता है। सो अब पहले हमारे पास ये दोनों चीजें बनेंगी, अब ये फर्दर आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। सो अब दिस कार्बन आयन दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, इट वांट्स टू शेयर इट इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। लेकिन एक और स्पीशी है, एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। ठीक है, या आप ये कह लो एक और स्पीशी है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, और इट वांट्स टू शेयर इट इलेक्ट्रॉन विद प्रोटॉन। यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के केस में हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किसके साथ शेयर करना चाहती है, उसके साथ सिंपल एक हमने जनरल बता दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा। लेकिन बेस, ठीक है, बेस जो है वो ऐसी स्पीशी है जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है बट इट वांट्स टू शेयर इट इलेक्ट्रॉन विद प्रोटॉन। यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि बेस जो है वो प्रोटॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहती है। सो दिस कार्बन आयन दैट विल फॉर्म from alkyl lithium is strong base. This is strong base.
So let's move on to the next thing. Okay, अब यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि माइग्रेटिंग ग्रुप, अब माइग्रेटिंग ग्रुप जो है, अब अल्कोहल ईथर जो है, आपका ईथर जो है उसके अंदर ये आपका पास ईथर है। अब इसके अंदर माइग्रेटिंग ग्रुप जो है, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि विटिक के अंदर जो है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो विटिक है ये अंडर द हेडिंग ऑफ कार्बेनाइन है, यानी कि चैप्टर का नेम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कार्बेनाइन। सो इसके अंदर स्पेसिफाई है कि शिफ्टिंग जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होगी, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपका माइग्रेटिंग ओरिजिन होगा, ऑक्सीजन आपका क्या होगा, माइग्रेटिंग। ये मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ कि इससे ज्यादा तरह के भी विटिक रिएक्शन है जिसके अंदर जो टर्मिनस या ओरिजिन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो आपने करना है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो माइग्रेटिंग ओरिजिन होगा, और एक जो कार्बन है वो क्या होगा, टर्मिनस, माइग्रेटिंग टर्मिनस। अब आपने देखना ये यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर इसके अंदर भी कार्बन है, जाहिर बात है ये अल्काइल चेन है तो इट आल्सो कंटेन कार्बन, और ये भी अल्काइल चेन है सो इट आल्सो कंटेन कार्बन। सो अब इन दोनों में से माइग्रेट कौन सा करेगा, एक माइग्रेटिंग ग्रुप होगा इसमें से, तो वो माइग्रेट कौन करेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रिएक्शन करवाना स्टार्ट करोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपने जब स्टार्ट करना है तो आपको पता होगा कि कौन से वाले ने अपनी जगह पे रहना है और एज अ टर्मिनस एक्ट करना है, और कौन सा वाला अपनी पोजीशन छोड़कर एज अ माइग्रेटिंग ग्रुप एक्ट करेगा। सो अगर तो दोनों सिमिलर है तो दोनों तरफ से, दोनों में से कोई भी जो है वो एक्ट कर सकता है एज अ टर्मिनस, और दूसरा एक्ट कर सकता है एज अ माइग्रेटिंग ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। बट अब अगर दोनों डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं ईथर के साथ, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन माइग्रेट कर रहा है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट का। अच्छा, जहां पर भी रीअरेंजमेंट होती है ना, ये लिस्ट जो है हर रिएक्शन के लिए वेरी करती है, सो विटिक की ही अपनी है। वो देखते हैं अब लिस्ट क्या है, किस तरह से। इलाइलिक ग्रुप, ठीक है, इलाइलिक, बेंजाइल, देन इथाइल, मिथाइल, देन फिनाइल। दिस इज द माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट। अब इसके अंदर अब आप देख सकते हो कि अगर माइग्रेटिंग, पहले एक सेकंड मुझे हेडिंग मेंशन कर लेने दो ताकि आप लोगों को पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, अब यहाँ पर अब दोबारा से ROR। अब अगर आपके पास एक साइड पर आप ये कह लो कि इलाइलिक ग्रुप अटैच है और एक साइड पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो अब आप लिस्ट देखो और लिस्ट देख के बताओ कि ज्यादा चांसेस किसके हैं, इलाइलिक के या मिथाइल के। ठीक है, अगर आपका आंसर था इलाइलिक तो यस यू आर राइट, इलाइलिक के इलाइलिक will act as a migrating group in this condition, while methyl will act as a migrating terminus. So alkyl अपनी पोजीशन से माइग्रेट करेगा किस पे, मिथाइल पे। इसी तरह अगर एक अब आपके पास C2H5, अब दोबारा से ये सेकेंड एग्जाम्पल है,
ठीक है। अब आपके पास ये ईथर है, तो अब आपने देखना है, दोबारा से आप सोचो कि दोनों में से कौन सा ग्रुप जो है वो एज अ माइग्रेटिंग ग्रुप एक्ट करेगा, दिस वन और दिस वन। सो अगर आपका आंसर है कि इथाइल विल एक्ट एज अ माइग्रेटिंग ग्रुप, तो यस यू आर राइट। इथाइल, क्योंकि इस ग्रुप में फिनाइल है और हमने देखा कि फिनाइल जो है वो सबसे ज्यादा कम चांसेस है उसके माइग्रेट करने के। सो इन दोनों में से इथाइल जो है उसके चांसेस मतलब वो लिस्ट में पहले है। सो इथाइल विल एक्ट एज अ माइग्रेटिंग ग्रुप इन दिस केस। ठीक है। अब ये किस बेसिस पे जो है ये लिस्ट दी गई, ये भी देख लो। ये लिस्ट दी गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ये लिस्ट जो है वो बनाई गई। इस स्टेबिलिटी में अगर आप देखो, मैं आपको ये भी बता दूंगी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। स्टेबिलिटी जो है वो मूव कर रही है इस साइड से इस साइड को। ये क्या है? स्टेबिलिटी। फिनाइल ग्रुप जिसमें है लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होगा। ठीक है। और एलाइल जो है वो सबसे एलाइलिक जो है वो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होगा। ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्टेबिलिटी किस चीज की ना। अब ये फिनाइल जब भी यहाँ से फिनाइल जो है एज अ जब माइग्रेटिंग ग्रुप एक्ट कर रहा होगा, तो आपने याद रखना है कि ये एज अ इसके ना बेसिकली दो मैकेनिज्म है। ये दो मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है एज अ रेडिकल। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग रेडिकल वाले मैकेनिज्म को लेके चलें, तो फिर यहाँ पर ये स्टेबिलिटी किसकी दी गई है? रेडिकल्स की। इसी तरह आपको पता है कि अगर, ठीक है, ऑन द बेसिस स्टेबिलिटी की, अब आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन और मैकेनिज्म। ठीक है। सो अच्छा, अब इसी के अलावा ये भी देख लेते हैं कि यानी कि इसमें से इथाइल, अगर इथाइल और मिथाइल का कंपैरिजन है, तो जो रेडिकल बनेगा इथाइल का वो ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अब इसका मैंने कहा सेकंड मैकेनिज्म जो है, मैं चाहती हूँ मैं सेकंड का भी एक्सप्लेन कर दूं। सेकंड जो है उसके केस में जो है यहाँ पर केटाइन बनेगा। ठीक है। और केटाइन जो है वो भी इथाइल का ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। स्टेबिलिटी की अब समझ आ गई, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, अब अगर फिनाइल, एक तरफ फिनाइल का केटाइन बन रहा है और एक तरफ इथाइल का केटाइन बन रहा है, तो भी किसका केटाइन जो है वो स्टेबल होगा? इथाइल का केटाइन। सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल लेने लगी हूं मैं पहली। C6H5 CH attached with oxygen and then it is attached with simple methyl कर लेते हैं। इथाइल कर लेते हैं C2H5, क्योंकि अभी हमने ठीक है। अब आप लिस्ट में चले जाओ और लिस्ट में बताओ कि एक तरफ क्या अटैच है? इथाइल, और एक तरफ फिनाइल। यही क्योंकि मैंने दोबारा इथाइल इसलिए कर लिया कि ये भी हमने डिस्कस किया है। इसमें कौन माइग्रेटिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा? इथाइल, क्योंकि इथाइल लिस्ट में पहले आ रहा है। उसके चांसेस जो है या उसके चांसेस क्या, वो ही जो है इथाइल का जो माइग्रेट करने का एप्टीट्यूड है वो ज्यादा है फिनाइल से। इथाइल विल एक्ट एज अ माइग्रेटिंग ग्रुप, लेकिन इसकी माइग्रेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल लिथियम होगी। अल्काइल लिथियम में मैंने अभी आपको बताया कि जो अल्काइल ग्रुप है इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है जब, तो ये प्रोटॉन जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा ईथर से। ठीक है। और ईथर से इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद रिलीज करेगा RH प्लस, क्या है? लिथियम आयन। अब यहाँ पर एक चीज मैंने आपको और बतानी है, वो ये कि अब
हाइड्रोजन जो है, अब देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में से इसने एक हाइड्रोजन को जो है वो इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और एब्स्ट्रैक्ट करने के नतीजे में यहाँ पर बन जाएगा कार्बन आयन। जब यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन गया है। और प्रोटॉन जाने का क्या मतलब है कि जब वो जा रहा है तो उसने जाते हुए अपने एटम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो कार्बन के पास छोड़ दिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर अगर फिनाइल के पास भी तो हाइड्रोजन है, उसने वो हाइड्रोजन जो है उनको क्यों नहीं लिया, इसको ही क्यों लिया? उसकी रीजन ये है कि वो हाइड्रोजन इसमें जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है वो ये लेकर निकलेगा। बेस विल रिएक्ट विद, बेस विल एक्सट्रैक्ट द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो इस केस में ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के अटैच साथ जो हैं हाइड्रोजन वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन दैट इज पार्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। इसी तरह अगर यहाँ पर C6H5 की जगह R ग्रुप होता है, यानी कि एक अल्काइल चेन चल रही है, तब भी अल्फा कार्बन जो है वो यही कार्बन रहता, और इसके साथ अटैच जो हाइड्रोजन है वो ही अल्फा हाइड्रोजन रहते। सो अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, और जो मोर एसिडिक है वो प्रोटॉन एज अ प्रोटॉन जो है वो कार्बन आयन लेकर अपने साथ निकल जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो हमेशा निकलेगा। और दूसरा, जो हाइड्रोजन ये लेकर जा रहा है कार्बन आयन अपने साथ, वो हमेशा किसका होगा? टर्मिनस का, टर्मिनस से। ये टर्मिनस कार्बन है, ठीक है, माइग्रेटिंग टर्मिनस की कार्बन है, उससे हाइड्रोजन जाएगा। ये तो माइग्रेटिंग ग्रुप है, और माइग्रेटिंग ग्रुप एज सच रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास बना एज अ रिजल्ट C6H5 C negative oxygen and C2H5, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस लिथियम के ऊपर, लिथियम आयन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद दिस, तो हमारे पास बनेगा C6H5 कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा, इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन थी, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के जाने के चांसेस एक जितने हैं। सो आप ऊपर की तरफ से ऊपर वाली हाइड्रोजन निकाल दो, ये नीचे वाली निकाल दो, इट डजंट मैटर, दोनों के चांसेस इक्वल हैं। सो इसके साथ अब अटैच हो गया यहाँ पर लिथियम एंड देन ऑक्सीजन, और उसके साथ अटैच है इथाइल ग्रुप, हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा कि अब दोबारा से आपने देखना है कि दोबारा से यहाँ पर दिस बॉन्ड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली पोलराइज्ड, क्योंकि दोबारा से कार्बन लिथियम के बीच में बॉन्ड है। सो वही बात दोबारा से कि दिस कार्बन विल एक्ट एज अ कार्बेनाइन, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सो यहाँ पर ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना। अब क्या होगा कि यहाँ से ये कार्बेनाइन जो है, ठीक है, अब ये कह लो कि ये स्टेबल ही नहीं है, तो इसको अब क्योंकि ये इट विल एक्ट एज अ कार्बेनाइन, ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज अ कार्बेनाइन। वही बात है जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा कि जिसमें इस कार्बन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है? और लिथियम पॉजिटिव।
अगर आप लिथियम पॉजिटिव को उसके साथ भी अटैच रहने देते हो तो भी आपके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, बट टू मेक इट मोर क्लियर उस वजह से मैंने लिथियम पॉजिटिव को अब दोबारा से, आप ये कह लो कि वो अटैच भी हुआ तो वो अटैच हुआ, बट उसका जो टाइम पीरियड है अटैच रहने का वो बहुत कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन जो है उसने इलेक्ट्रॉन स्नैच करके जो है वो कंप्लीट उससे नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ स्नैच कर लेना है। कंप्लीट नेगेटिव चार्ज से मतलब मेरा है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, सो अब क्या होगा कि यहाँ से दिस ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसमें भी अगर आप देखो, सो ऑक्सीजन इज मोर electron negative and this is more electron positive. I'm so sorry, this is partial negative and this ethyl group is partial positive. अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो हमारा कार्बेनाइन है ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, और जब एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीजन जो है इससे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्नैच कर लेगा। हमारे पास क्या बना, C6H5 हमारे पास बना C6 we will get C6H5 and then it is attached with carbon hydrogen, यहाँ पर आ जाएगा C2H5 और साथ में O नेगेटिव, ठीक है। अब जो लिथियम है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि ये लिथियम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो ये लिथियम इस ऑक्सीजन के जो है वो करीब आके उसकी स्पेस, यानी कि इन दोनों के बीच में स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, उसके करीब आ जाएगा और करीब आने पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और लिथियम के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब यहाँ तक ये रिएक्शन आप देखो तो ये सारा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हो रहा था। ऐसे ही था ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो अल्काइल लिथियम इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस तक यहाँ तक देखते हो, बेस ही के बीच इसके अंदर बेस रहने देते हो, तो ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। बट इस पॉइंट पर हमें हमारा किसी भी किस्म का कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, सो क्या होगा, हम इसका वर्कअप करवाएंगे, एसिड वर्कअप। वर्कअप का मतलब होता है कि हम इसका रिएक्शन एसिड वर्कअप का स्पेसिफिकली देखें तो इसके अंदर हम एसिड डालेंगे ताकि वो इसके रिएक्शन को प्रोसीड करके हमें ऐसा प्रोडक्ट दे जो कम्प्लीटली प्योरीफाइड हो। सो हम लोगों ने इसका रिएक्शन, ये हमें मिला, इसका रिएक्शन हमने करवाया एसिड के साथ, ठीक है। एसिड जो है वो इसके बीच में हम वाटर डालेंगे और वाटर के साथ माइन्यूट क्वांटिटी हम डालेंगे हाइड्रोनियम आयन की, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा कि यहाँ से, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है वो वीक फोर्सेस है, ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ अपनी फोर्सेस खत्म करेगा और प्रोटॉन इधर से इसके साथ यहाँ इस H पार्शियल पॉजिटिव को स्नैच कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये शिफ्ट कर जाएगा इसके पास और हमारे पास यहाँ से दोबारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी अल्कोहल, ठीक है। C6H5CH C2H5O और ये जो एज अ वर्क एसिड वर्कअप इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना दिया। सो दिस इज और अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर आपको मैंने यहाँ पे ये भी बताना था कि अब आपने देखना है तो ये है विटिक 1-2 विटिक रीअरेंजमेंट, ठीक है, 1-2 विटिक रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ विटिक रीअरेंजमेंट, बट इन दिस ये क्या है,
2 3 2 3 Wittig rearrangement. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी टेल यू एन अदर थिंग. इसमें ये चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेटिंग ग्रुप जो है उसके अंदर जब हम देखेंगे ना, इसके अंदर तो माइग्रेटिंग ग्रुप, इसमें एक तो ये है कि माइग्रेटिंग ग्रुप की हम लोगों ने स्टेबिलिटी देखी और उस बेसिस पे उसकी एक हमारे पास एप्टीट्यूड लिस्ट आ गई, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लिस्ट आ गई. इसमें जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बेनाइन टर्मिनस, यानी कि जो कार्बेनाइन बनेगा उसकी, कार्बेनाइन आयन की भी हम लोगों ने देखी है रिएक्टिविटी. ठीक है, कार्बेनाइन की रिएक्टिविटी भी देखनी है. अब इस केस में अगर हमारे पास ये कार्बेनाइन ये बना, ये ज्यादा रिएक्टिव है, या अगर इस इथाइल ग्रुप का कार्बेनाइन बनता वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. अब ये देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या है, ये देखो कि फिनाइल ग्रुप जो है, फिनाइल ग्रुप ये अटैच है इसके साथ कार्बेनाइन. ठीक है, एक तरफ ये हो गया और दूसरी तरफ अगर इथाइल का बनता तो वो ये बनता CH. ठीक है, ये मैंने सिंपल जो दोनों की तरफ बने, यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है और यहाँ से ये भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है. अब आप देखो तो दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है ये देखना है. अब यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी बेस करती है इसकी स्टेबिलिटी पे. अब एक चीज अवेलेबल होगी, जिस तरह मैं अपनी क्लास में बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक चीज अपनी जगह पर रहेगी तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी. अगर वो लगातार अपनी पोजीशन या अपनी शेप बदल रही है तो देन हाउ कैन इट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन. यानी कि यहाँ पर ये कार्बेनाइन जो है ये स्टेबल रहेगा तो अपने कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर कर सकेगा. सो मोर द स्टेबिलिटी मोर विल बी द रिएक्टिविटी. अब इस केस में देखना है कि दोनों जो है दोनों कार्बेनाइन है तो विच वन विल बी द मोर stable, that means which will in other word more reactive. अब यहाँ पर ये देखो this phenyl group is electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं ये, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, जबकि एज कंपेयर टू दिस ये जो मिथाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अब जब फिनाइल ग्रुप अगर अटैच है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो यानी कि अब कोई भी जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कार्बेनाइन अगर इलेक्ट्रॉन्स टोटली अपने पास रखता तो देन इसकी जो स्टेबिलिटी थी, ठीक है, ये किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर जाता. अगर यहाँ पे इसको मैं सेंस में समझा सकती हूँ कि लेट्स से कि अगर यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि इस कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को फर्दर इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फर्दर इंक्रीज कर रहा है और एज अ रिजल्ट उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है, जबकि यहाँ पर इस फिनाइल ग्रुप ने इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन चार्ज को उसको कम कर दिया और उसको स्टेबलाइज कर दिया. ठीक है, अब देखो अगर ये इसके और ज्यादा इसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता, डीस्टेबलाइज हो जाता, तो ये लाजमी किसी और स्पीशी के साथ रिएक्ट कर जाता और इसको अवेलेबल ना रहने देता, माइग्रेटिंग ग्रुप के लिए एज अ टर्मिनस एक्ट ना करने देता. जबकि इसको आप देखो तो इस कार्बन ने अपने ही साथ वाले फिनाइल के साथ जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर कर इसको स्टेबलाइज कर दिया. जब स्टेबलाइज कर दिया इसको तो ये क्या करेगा, अब एक चीज स्टेबल हो गई तो वो एज अ माइग्रेटिंग टर्मिनस एक्ट करेगी. ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ये था. मैं एक एडिशनल पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जो हमारे पास कार्बेनाइन बनेगा या जो माइग्रेटिंग टर्मिनस होगा उसकी स्टेबिलिटी भी मैटर करती है, जिस तरह से माइग्रेटिंग ग्रुप की स्टेबिलिटी मैटर करती थी.
ओके, अब 2,3 बिटिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो किस केस में बनेगा? ऐसा रिएक्शन कब बनता है? जब एक साइड पर एलाइलिक ग्रुप अटैच हो, और वो क्या होता है? जब कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऐसा ग्रुप अटैच हो तो उसको कहते हैं दैट इज एलाइल ग्रुप. Yeah, so let's say here R is attached, R with carbon, it is attached with oxygen, and then it is attached with let's say it is attached with alkyl chain CH3R. ठीक है, so अब आप ज़हन में दोबारा लाओ तो जो मिथाइल हम लोगों ने मिथाइल इथाइल मिथाइल जो था, ठीक है, इथाइल मिथाइल चेन जो हमारे पास लिस्ट थी उसमें बाद में आता था. ठीक है, इथाइल और मिथाइल लिस्ट में बाद में आता था, यानी कि अल्काइल. इथाइल मिथाइल जो है वो बेसिकली अगर उसको आप कंबाइन वर्ड यूज करना चाहो तो उसके लिए आप उधर अल्काइल का भी वर्ड यूज कर सकते हो. सो लिस्ट में जो एलाइलिक ग्रुप है वो पहले आता है. सो माइग्रेटिंग ग्रुप कौन होगा? माइग्रेटिंग ग्रुप कौन एक्ट करेगा? दिस ग्रुप विल एक्ट एज अ माइग्रेटिंग ग्रुप. अब इसमें पहले वैलेंसी पूरी कर लेते हैं. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ठीक है, अब आपको याद होगा तो अब हमने इसके अंदर डालना है अल्काइल लिथियम. ठीक है, अल्काइल लिथियम जो है वो किसके साथ एक्ट करेगा? जो एसिडिक हाइड्रोजन है. एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होगी? अल्फा हाइड्रोजन. अब अल्फा हाइड्रोजन किसकी हम लोगों ने लेनी है? माइग्रेटिंग ग्रुप की. टर्मिनस की मैंने आपको बताया था कि टर्मिनस की नहीं, जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, सॉरी टर्मिनस की, टर्मिनस की लेनी है. सो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और एक H में खोल के लिख रही हूँ. ठीक है, R आएगा, इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड CH CH2 oxygen and then CH2 R and negative plus lithium ion and plus RH. ठीक है, अब आपको याद हो तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा. ठीक है, जब ये इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये कार्बेनाइन उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. दिस कार्बेनाइन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसलिए एक्ट कर रहा है कि अब ये किसी लिथियम के साथ अटैच नहीं है. ठीक है, सो दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. अब जब ऑक्सीजन ने उससे इलेक्ट्रॉन स्नैच किए तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज. अब हमारे पास क्या बना? एक तो हमारे पास बन गया R CH2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, प्लस हमारे पास क्या बना? CH मुझे वैलेंसी पूरी कर लेने दो. यहाँ पर आ जाएगा CH2 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब अगर हम आप देखो तो इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये सिंपल चार्ज, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो गई, यानी कि यहाँ पर होगी रेजोनेंस. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं.
असल में ना यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो है वो इसीलिए नहीं दिखाया, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर ये थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंस है। वहां पर मैंने जब आपको पहले करवाया जो 1-2 बिटिंग रिएक्शन करवाया, तो उसमें इस कार्बेनाइन ने अटैक किया था माइग्रेटिंग ग्रुप पे, और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन देकर निकल गया था। ठीक है, क्योंकि उसको जो है उस माइग्रेटिंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं थी। देखो यहाँ से इसको इस कार्बेनाइन ने इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने थे, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं थी, तो वो जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स दे गया था इस ऑक्सीजन को। वहां पर मैंने कंप्लीटली पहले पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट आउट इसलिए किया है ताकि मैं आपको वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना था, इस वजह से उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से मैंने उसको पहले सेपरेट आउट किया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा और चार्ज वहां शिफ्ट कर देगा, CH2 CH पॉजिटिव एंड दे बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, वैलेंसी आप देख लो 2 and 2, इसकी 4 पूरी है, इसकी 1 2 3 and 4 पूरी है, और इसके ऊपर 1 2 3 एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज और दिस इज अल्काइल। ओके, अब बात करते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन होती है, जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो उतना ही ज्यादा फाइनल, दोनों ये क्या है रेजोनेंस, ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिड, जो दोनों के बीच में कहीं होता है, ऐसे ही था। अब हाइब्रिड जो है वो रिजेंबल करता है ज्यादा उससे जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। अब देखना ये कि ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, लेकिन इसकी हाइब्रिड के अंदर दोनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, तो दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब देखना ये कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब आप देखो तो यहाँ पर दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जबकि यहाँ पर आप देखो हियर इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अब यहाँ पर आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अबव वन। सो ज्यादा स्टेबल ये है, तो दोनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसकी है, तो फाइनल में जो फाइनल हाइब्रिड होगा, यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर लाई करता है, उसमें से अब आपके पास क्या है कि इस कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी या इस कार्बन पे जो फाइनल होगा, तो दिस क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। दैट्स व्हाई इस कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो आपका जो कार्बेनाइन है, न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, और अगर आप मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि जो लिथियम आयन होंगे वो इसकी तरफ मूव कर जाएंगे और दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो अब आपके पास क्या स्ट्रक्चर बने वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो प्रोडक्ट है वो बताने लगी हूँ कि वो क्या बने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RCH ये देखो CH2 और CH2 आकर अटैच हो रहा है इस CH पॉजिटिव के साथ, RCH2 आई थिंक सो मैंने गलत डाल दिया है, लेट मी सी, 1 2 3 और वो नेगेटिव था यहाँ पर, ये देखो ये मिस्टेक है, आपने ठीक कर लिया, यहाँ पर CH2 नहीं है CH है सिंपल, क्योंकि CH2 में से एक तो उससे प्रोटॉन की तरफ प्रोटॉन की तरह एब्स्ट्रैक्ट हो गया था ना विद बेस। सो यहाँ पर अब आ जाएगा सिर्फ
CH, this CH will attach with oxygen, और दूसरी तरफ से ये अटैच हो जाएगा वो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी थी। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है वो एक तरफ से अटैच थी R के साथ और एक तरफ से अटैच थी CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम करवाएंगे एसिड वर्कअप, सेम पहले जैसा स्टेप है, एसिड वर्कअप करवाएंगे in the presence of water and hydronium ion. ठीक है, सो हमारे पास बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट दैट इज अल्कोहल। अब अल्कोहल का लिख लेते हैं OH CH R that is attached with CH R CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसका यहाँ पर ये है कि इसको हम लोग 2-3 विटिंग रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि इसको 2-3 विटिंग रिएक्शन क्यों कहते हैं। जब आपके पास ऐसा ईथर होगा, अच्छा इस केस में ना विटिंग रिएक्शन में आयोपेक नेम को टोटली, आयोपेक नेम सिस्टम को टोटली इग्नोर किया गया और अपनी तरफ से नंबरिंग दी गई, और जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया फिर उसको उसी तरह से लेके चला जा रहा है। ठीक है, सो इस की नंबरिंग किस तरह से है, इसको जो हमारे पास एलाइलिक साइड थी उसकी नंबरिंग स्टार्ट की गई 1, 2 एंड 3। ठीक है, और जो इस साइड को हमेशा इस तरह से नंबरिंग दी गई कि जो एलाइलिक ग्रुप था उसके कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को जो अल्फा कार्बन है 1 कहा गया, और इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसकी दूसरी साइड के कार्बन को 2 कहा गया। ठीक है, अब आपको शिफ्टिंग याद हो तो आपका पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट हो गया था इस पोजीशन पर। सो आपके लास्ट में जो मैं इस वाले को, अब आपने याद रखना है जो R के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन है दैट इज कार्बन नंबर 3, R के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन। अब मैं आपको आगे लेके जाती हूँ। अब आप यहाँ पर खुद देखो, R के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है, कार्बन नंबर 3, और वहां से ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन दूसरी साइड पर अटैच था उसको कहा गया 2। सो यहाँ पर शिफ्टिंग जो है उस ऐसे हुई, तो इस वजह से जो आपका 3 कार्बन था, ठीक है, उस पॉइंट से जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो जाकर अटैच करता है कार्बन नंबर 2 पे, दैट्स वाई इसको कहा गया R2 विटिंग रीअरेंजमेंट। अब लास्ट ये देख लेते हैं कि मैंने आपको, मुझे इससे याद आया कि मैंने आप लोगों को भी ये नहीं बताया कि व्हाई द 1-2 विटिंग रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड 1-2 विटिंग रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब 1-2 विटिंग रीअरेंजमेंट में मैं आपको यहाँ से दोबारा पीछे ही ले चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब इस वाले में, इसमें नंबरिंग किस तरह से दी गई कि ऑक्सीजन को जो है वो कहा गया, ऑक्सीजन को 1 का नंबर देते हैं। ठीक है, और जहां जो टर्मिनल होगा, जो टर्मिनस है उस कार्बन पे उसको, यानी कि अल्फा कार्बन की जो है उसको, अल्फा कार्बन वो जिसके साथ से अल्फा हाइड्रोजन ने निकलना है वहां से, यानी कि टर्मिनस वाले जो अल्फा कार्बन है उसको कहा गया 2 पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन नंबर 1 से आपका माइग्रेटिंग ग्रुप, पोजीशन नंबर 1 से आपका माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा पोजीशन नंबर 2 पे। ठीक है, ऑक्सीजन से जो कि पोजीशन नंबर 1 है उससे आपका जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेट करके चला जाएगा पोजीशन नंबर 2 पे। यहाँ पर आप देख लो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, हियर दिस इज पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर
2। सो आपका जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 1 से 2 पे माइग्रेट कर गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1-2 विटिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप सो कि एवरीथिंग इज क्लियर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं करवाऊंगी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कवर विटिंग रिएक्शन, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो उससे भी क्लियर हो जाए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।